फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है ईवीएस की। हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में बताया था। मैंने आपको सारा कंप्लीट समझा दिया था कि फैमिली क्या होती है, किसने फैमिली की अलग अलग डेफिनेशन दी है, फैमिली कितने टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था सत्ता के आधार पर फैमिली कैसी होती है, पैट्रियार्कल फैमिली कैसी है, मैट्रियार्कल फैमिली कैसी है, मात्र सत्तात्मक कैसी होती है। तो ये सारा मैं आपको एक क्लास में पढ़ा चुकी थी। फैमिली की डेफिनेशन क्या है, किस किसने फैमिली के बारे में कौन सी डेफिनेशन दी है। ठीक है, इसके साथ साथ फैमिली की विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी, मैंने आपको कहा था कि ब्लड ग्रुप के बारे में जो ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके वजह से आज की क्लास में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद जो फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन अगर हमारी क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होगी तो मैं आपको वर्क एंड प्ले का टॉपिक भी आज की क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम है और आपको ज्यादा टॉपिक इसमें कवर करने हैं। ईवीएस पेडागोजी के लिए भी मैंने सोचा है, जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी क्लासेस होती है, तो इतनी जो क्लासेस हैं वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता बनाना। बट फिर मैं कोशिश करूंगी आपकी पेडागोजी की क्लासेस भी जो है वो साथ साथ कंटिन्यू रखूं मैं। अगर आपको ना ईवीएस के नोट्स चाहिए हैं तो आपको 51 रुपीज में ये नोट्स मिल रहे हैं। इसमें आपकी थ्योरी भी रहेगी एंड साथ साथ आपके पेडागोजी भी रहने वाली है। ठीक है ना, तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हैं तो ओनली 51 रुपीज में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप मुझे अगर ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो 51 रुपीज में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है जो आपको पढ़ लेने हैं, जैसे एनवायरमेंट का टॉपिक हो गया, जैसे मतलब एनवायरमेंट कन्वेंशन हुए हैं, एनवायरमेंट डे है, उनके बारे में भी पढ़कर जाना। जैसे वो एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था, ग्लोबल वार्मिंग कराया था, एसिड रेन कराया था। जो पुरानी 3 क्लास करा रखे हैं उनको भी देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके इसमें से आए, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले, या ऐसा भी हो सकता है मान लो वो प्रीवियस ईयर को ऐड करे तो उनमें से कुछ आ जाए। क्योंकि आपने सीटेट में भी देखा होगा, सीटेट में भी ये कन्वेंशन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट डे पूछे जाते हैं, सम्मेलन कौन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है। तो वो जो 3 क्लासेस मैंने पुरानी करवा रखी है आपको, वो आप देख सकते हैं। वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मैंने वो क्लासेस ऐड की हुई हैं। इसकी नई फोल्डर मिलेगा, ईवीएस न्यू सिलेबस के नाम से है ये, और वो एस्टेट पीआरटी ईवीएस के नाम से मिलेगा। तो आप दोनों को चेक करिएगा, दोनों में ही आपकी यूजफुल क्लासेस है। जो मैंने कराई है ना वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना, ज्यादा देर की नहीं है, 20 to 30 मिनट्स की क्लास है, बट आपके लिए यूजफुल है। कोई पता नहीं है कि शायद आपके एग्जाम में उसमें से कुछ आ जाए, तो आप उसको भी पढ़कर जाना। अगर आपको ये वाले नोट्स लेने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मैं अवेलेबल कर दूंगी 51 रुपीज में। ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लो अगर किसी को सीडीपी के हिंदी इंग्लिश पेडागोजी और साथ साथ ईवीएस के इकट्ठे नोट्स लेने हैं तो आपको 149 में ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप मुझसे ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। अगर अलग से ले रहे हैं तो इसका फिर अलग प्राइस मैंने आपको बता रखा है। ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड रहने वाली है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर। इसके बाद कौन सा पॉसिबल ब्लड ग्रुप बनेगा और कौन सा ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं बन सकता है। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप लिखा है, मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ओ है एंड मदर का ब्लड ग्रुप भी ओ है। देन जो चाइल्ड है, पॉसिबल चाइल्ड है, वो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है, तो ओ वाले का क्या होगा, ओ होगा। तो ये पहले वाला स्टेप याद रखना है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अगर फादर एंड मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है देन चाइल्ड शुड बी ओ ग्रुप। ठीक है ना, इसके बाद कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होंगे, उसमें ए ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ए बी नहीं होगा और बी नहीं होगा। तो ये तीनों ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं होंगे, तो ये याद रखना है, ओ फिर ओ। ठीक है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर फादर एंड मदर का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप भी ओ और ए ही होगा, बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको बी नहीं दिखाई दे रहा। अगर मान लो यहाँ पर बी नहीं है तो ना तो बी वाला होगा और फिर ए भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी ब्लड ग्रुप नहीं है। इसके बाद अगर हम ओ और बी ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल ब्लड ग्रुप ओ और बी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है, तो ए और ए बी इसका ब्लड ग्रुप नहीं होगा। देखो बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगी, इसमें थोड़ा सा ना माइंड लगा
लगाने की जरूरत है, बस आपको देखना और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, एंड देन ये आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, सेम वाला, ठीक है, ओ वाला सेम वाला, तो ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, ओ ही होगा। और कौन से नहीं होंगे, ओनली वन याद रख लेना, ओ होगा, तो बाकी जितने भी रह गए उनमें से कोई भी नहीं होगा। इसके बाद ओ और ए बताया है, अब इसमें बी वाला नहीं है, तो जिसमें भी बी आंसर होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ओ और ए ही बताया मैंने, तो ब्लड ग्रुप भी ओ और ए होगा। यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले में मैंने आपको ओ और बी बताया है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो सकता है और बी हो सकता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो यहां तक के 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। कंफ्यूज होने की इसमें नीड नहीं है, ये बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब जैसे ए वाला आ गया, दोनों सेम आ गए हैं, तो यहां पर ये ओ हो सकता है, क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल होता है। तो ए वाले में क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। एक तो ए है, ए के साथ क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ओ यूनिवर्सल है, तो यहां पर क्या होगा, ए होगा और ओ होगा। इसके बाद यहां पर बी और ए बी नहीं होंगे, तो ए वाले में क्या होगा, ए एंड ओ, ठीक है। तो याद रखना है ए एंड ओ। ए बी, अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें कौन से होंगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर कौन से होंगे, ए है तो ए होगा, बी है तो बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, एंड यहां पर एक और हो जाएगा ओ। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारे, इनमें से कोई भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ए बी वालों का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी ए बी ओ, ठीक है ना। अब बी और बी वाले की बात कर लेते हैं। जैसे हमने ए वाले की बात की है, तो ए वाले में हमारे पास में क्या आया था, ए आया एंड ओ आया। बी वाले में हमारे पास में क्या आएगा, बी होगा और साथ में क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। ये वाले याद रखने हैं। अब इसके बाद ए बी, ए इंटू ए बी है और बी इंटू ए बी है, इन दोनों का सेम सेम देखने को मिलेगा। तो देखो इन दोनों का सेम है, ए बी और फिर दोनों ए बी, ठीक है। और ओ नहीं होगा इनका, ए बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी यही आएगा और ओ नहीं होगा। तो ये तीनों देखो सेम सेम है। ए और ए की मल्टीप्लाई हमने ए बी से कराई है तो भी हमारे पास सेम आंसर आया, बी की मल्टीप्लाई ए बी से कराई तो भी सेम आंसर आया। अगर ए बी की मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम तो भी आंसर सेम आ रहा है। और इनमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो रहा, ओ नहीं है, ठीक है। तो 3 लास्ट वाले याद रखना, मैं याद करा देती हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये मत समझना कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, 3 लास्ट वाले बताती हूँ सबसे पहले। तो पहले मैंने अभी आपको क्या बताया है, 3 लास्ट वाले याद रखना, ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए बी, फिर मैंने आपको बताया ए बी मल्टीप्लाई ए बी। इन तीनों का क्या है, सेम ब्लड ग्रुप है। जैसे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों याद हो गए। और कौन सा नहीं होगा तीनों में, ओ जो है वो नहीं होगा। तो ये 3 समझ में आ गए आपको, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने अभी क्या बताया, ए इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, तीनों में ब्लड ग्रुप सेम है और वो क्या है, ए है, बी है, ए बी है, और क्या नहीं है, ओ नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, 2-3 बार लिखेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले नहीं होंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद अगर हम ऊपर चलते हैं तो अभी 2 जोड़े से याद रखना, ए वाले से और बी वाले से। इसका क्या आंसर बनेगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बी नहीं है तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर एक यूनिवर्सल वाला ओ हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं है तो यहाँ बी होगा और यूनिवर्सल वाला ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ब्लड ग्रुप बनेंगे। जो अब इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं बनेगा, चाहे नहीं वाले याद ना भी रखो, अगर ये वाले याद रख लेते हो तो जो भी ऑप्शन होगा उसको देखकर आराम से टिक कर लोगे। तो ए वाले में क्या है, ए है एंड ओ है, बी वाले में बी है और ओ है, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद ए बी वाला था, इसमें सभी बन रहे थे, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें सभी ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी है, ये ए बी मल्टीप्लाई ए बी नहीं है, ये ए मल्टीप्लाई बी है, ठीक है ना। तो यहां तक के समझ में आ गए होंगे आपको, जो मैंने अभी आपको ब्लड ग्रुप समझाए हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ क्वेश्चन सैंपल लिखा है मैंने। जैसे ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है, रक्त समूह ए वाली महिला से विवाह करता है, तो उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उसके ओ होने की कितनी संभावना है। यहाँ पर पहले ये देखो कौन सा ग्रुप बन रहा है, तो फादर का ए और मदर का क्या है, ओ एंड ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो
अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चे के ओ ब्लड ग्रुप होने की कितने चांसेस है, तो 50% चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो और 50% चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए हो। तो यहाँ पर कितने चांसेस हो जाएंगे, 50% चांस है। तो यहां तक समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करके देखना है, तो ये बहुत इजी होते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट पीपल्स लाइफ। जो फ्रेंड्स होते हैं आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके भी फ्रेंड होंगे, आप भी अपने फ्रेंड से बात करते होंगे, आपको जब कोई टेंशन होती होगी तो अपने फ्रेंड से बात करते होंगे। फ्रेंड्स जो है वो ज्यादातर लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक अच्छा दोस्त वह व्यक्ति हो सकता है जो आपके कठिन समय पर आपकी सहायता करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप जिसके साथ रहना आप पसंद करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। जो आपकी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प कर देता है वही क्या होता है, आपका दोस्त होता है। दोस्ती दो या दो से अधिक दोस्तों के बीच का रिश्ता होती है। इसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, हमारा दोस्त होता है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये होता है कि फ्रेंडशिप है वो 3 टाइप से होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 बच्चे हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के दोस्त है, तो बताइए इनमें से कौन से टाइप की फ्रेंडशिप है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईवीएस में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के बीच में हमें एक फ्रेंडशिप की भावना को विकसित करना होता है, इसीलिए हम ये टॉपिक जो है उन्हें पढ़ाते हैं। तो दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप जो वो 3 टाइप की है यहाँ पर, फ्रेंडशिप ऑफ एबिलिटी, इसके बाद में यहाँ पर है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर एंड फ्रेंडशिप ऑफ गुड, ऑफ द गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे पहले एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कहा था। एरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने पहला पार्ट दिया है उपयोगिता की मित्रता, यूटिलिटी है ये, एबिलिटी नहीं है, यूटिलिटी है यानी उपयोगिता, ठीक है ना। तो उपयोगिता की मित्रता है यह आपके और उस व्यक्ति के बीच में मौजूद है जो किसी न किसी तरीके से आपके लिए उपयोगी है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे लोग देखे होंगे अपने आप से फ्रेंडशिप करते होंगे, लेकिन वो तभी आपसे फ्रेंडशिप करेंगे जब कहीं ना कहीं आप उनके लिए उपयोगी साबित हो। तो ये क्या होती है, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी है, यानी कि उपयोगिता की मित्रता है। तो ये आपके और उन व्यक्ति के बीच में होती है जो किसी न किसी तरीके से आपके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा है, ये इसी को क्या कह देते हैं, उपयोगिता की मित्रता कह देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर है, खुशी की दोस्ती है। अब आप यहाँ पर किसी की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका फ्रेंड बन जाता है। तो ये फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर है, ये सबसे अच्छी होती है फ्रेंडशिप ऑफ द गुड। यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट होगी, की प्रशंसा पर आधारित होगी। ये जो फ्रेंडशिप है ये बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन ये कैसी होती है, पावरफुल होती है और परमानेंट होती है। आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त होते हैं, आप मतलब यहाँ पर जो फ्रेंडशिप बनेगी ना वो काफी टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो आपके परमानेंट दोस्त रहते हैं। तो ये फ्रेंडशिप ऑफ द गुड होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप कौन सी है। तो यहाँ इन तीनों में से कुछ भी दे दे, अलग दे दे, तो आपको नहीं पता लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर फर्स्ट है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी है, फ्रेंडशिप ऑफ गुड है, या फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। यहाँ पर फ्रेंडशिप ऑफ ऑल ऑफ दीज है, सभी टाइप की फ्रेंडशिप जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, हमारा आज का वर्क एंड प्ले। इस टॉपिक को हम कंप्लीट खत्म करेंगे। ये आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो वर्क एंड प्ले जो है ये आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है ईवीएस में। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जो खेल होता है, जो प्ले होता है, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे शरीर स्वस्थ, लचीला और क्या बनता है, ऊर्जावान बनता है। तो आपको पता है खेल खेलने से आप एक्टिव बनते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो खेल क्या होता है, खेल एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। अब जो गेम्स होते हैं वो घर के बाहर भी खेले जा सकते हैं, घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हम घर के अंदर गेम्स खेल लेते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, क्या होता है, ये इंडोर गेम्स होता है। जब हम छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं ना तो उनकी बुक्स में एज इट इज लिखे गए हैं ये टॉपिक्स एज इट इज है, और ये हम इसीलिए उन्हें पढ़ाते हैं ताकि उन्हें इन चीजों की नॉलेज हो सके, उनको जोड़ सके हम।
तो घर के अंदर जो हम गेम्स खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स, और घर के बाहर आउटसाइड द होम वो क्या होते हैं आपके आउटडोर गेम्स होते हैं। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल दे देगा, ऐसे से एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि बताइए इन दोनों में से कौन सा इंडोर गेम का एग्जाम्पल है और कौन सा आउटडोर गेम का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इंडोर गेम्स की बात करते हैं तो इंडोर गेम्स में लूडो है, कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है, पजल खेलते हैं, आप कार्ड्स खेलते हैं घर पर बैठकर, तो ये सारे क्या है इंडोर गेम्स है जो आप अपने घर में खेलते हैं। जैसे कंप्यूटर गेम्स भी इसमें शामिल हो सकती हैं, जो आप लैपटॉप पर कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं वो भी इंडोर गेम्स का हिस्सा है। अगर हम आउटडोर गेम की बात करें जो आप घर पे नहीं खेल सकते, जिसके लिए आपको ज्यादा स्पेस की नीड होती है, वो क्या होते हैं आउटडोर गेम होते हैं जो घर पर नहीं खेले जा सकते। जैसे हॉकी है, हॉकी खेलने के लिए आपको ग्राउंड की नीड होगी, क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड की नीड होगी, घर पर खेलेंगे तो चांटे लगेंगे। फुटबॉल के लिए आपको क्या होगी बाहर एक बड़े स्पेस की नीड होती है। तो ये सब किस में आ जाते हैं आउटडोर गेम्स में आ जाते हैं, जिनके लिए हमें ज्यादा स्पेस की नीड होती है, वो क्या होता है हमारा आउटडोर गेम्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल जो ये आपका स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं हम ये मेजर ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं जो खेल दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं। जो मेजर ध्यानचंद जी थे इन्हें क्या कहा जाता था हॉकी के जादूगर कहा जाता था, हॉकी खेलते थे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है 29 अगस्त टिक करना है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की एनिवर्सरी होती है, इन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था लेकिन इसको बदल दिया गया। ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब होती है आपके 1991 में होती है और ये आपके सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अवार्ड है खेलों में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। 1991 में शुरू किया गया था, मतलब इसका नाम पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से स्टार्ट हुआ था लेकिन आज हम इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार है। 1961 में शुरू हुआ और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये पुरस्कार जो है कोच को प्रदान किया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये 1985 में शुरू किया गया था। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है कोचेस को दिया जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुलेला गोपीचंद, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से पूछा जा सकता है। पुलेला गोपीचंद जो हैं इनको ऊपर के तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, साथ साथ इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार भी और इसके साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका, क्योंकि पहले ये बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इसके बाद में ये क्या बन गए कोच बन गए और ये कोच किसके थे साइना नेहवाल के कोच थे। तो इनका नाम क्या है पुलेला गोपीचंद। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मैंने आपको बताए 3 बातें बताई हैं। सबसे पहला ध्यानचंद पुरस्कार, इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके बाद पुलेला गोपीचंद पुरस्कार। तो ये तीनों मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो इंपॉर्टेंट है, पहले उसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, आज हम उसे मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड मैंने आपको अर्जुन पुरस्कार बताया है। अर्जुन पुरस्कार जो आपका सेकंड बड़ा पुरस्कार है 1961 में शुरू किया गया था और ये इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। पुलेला गोपीचंद जी को तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं, तो इतना याद रख लेना है। अब वर्क एंड प्ले क्या होते हैं, वर्क होता है जो हम किसी टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं जिससे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है, वो क्या होता है वर्क होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो ये क्या है आपका वर्क है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है आपका वर्क होता है। प्ले होता है जो हम मनोरंजन के लिए करते हैं, तो ये क्या है जो एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, जो माइंड को फ्रेश करने के लिए किया जाता है, वो क्या है प्ले होता है। इसके बाद डिफरेंस क्या है, वर्क इज डन फॉर अचीव सम टारगेट। वर्क होता है जिसके लिए हमें किसी एफर्ट की नीड होती है, जिसके लिए हमें किसी न किसी टारगेट को अचीव करना होता है, वो क्या होता है वर्क होता है। लेकिन प्ले जो है वो क्या है ओनली मनोरंजन बेस है। खेल क्या होता है मनोरंजन बेस होता है।
अब ऐसे इस टाइप में पूछा जाएगा आपसे, ओड वन आउट निकालने इसमें से। जैसे कुछ यहाँ पर वर्क दे दिए जाएंगे, काम दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से अलग कौन सा है। जैसे यहाँ एडवोकेट दिया है, पोर्टर दिया, फार्मर दिया, फिशरमैन दिया। तो एडवोकेट जो है ये क्या होता है, सबसे अलग है, क्योंकि इसको किसी के अंडर रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, काम करना पड़ेगा। लेकिन जो घड़ा बनाने वाला है, फार्मर है, फिशरमैन है, ये अपने सराउंडिंग में ही काम करते हैं, अपने एरिया में काम करेंगे, इनका खुद का प्रोफेशन है ये। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोफेशन से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस भी हो सकते हैं। इसके बाद है बाईचुंग भाटिया, ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके, इंपॉर्टेंट है। बाईचुंग भाटिया जो है वो किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। इस पर PYQ लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाईचुंग भाटिया इज रिलेटेड टू फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे काम जो है वो हमारा रहना से रिलेटेड है, प्ले जो है वो किससे रिलेटेड होगा, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन से रिलेटेड होगा। इनमें से भी ये बताना है, इनमें से आउटडोर गेम कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से आउटडोर गेम कौन सा है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बोथ हैंड भी है। तो इन दोनों के लिए ना हमें ज्यादा स्पेस की नीड होती है। तो ये दोनों क्या है, आपके आउटडोर गेम्स है। लेकिन टेबल टेनिस हम घर पर भी खेल सकते हैं। फुटबॉल एंड हॉकी जो है ये बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं। तो बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से कौन सा प्रारूप क्रिकेट के खेल से रिलेटेड नहीं है। तो जैसे यहाँ पर टेस्ट मैच नहीं है, वनडे मैच नहीं है, 2020 मैच नहीं है, 2050 मैच नहीं है, ये सारे PYQ क्वेश्चन है। तो 2050 मैच आपने कहीं सुना नहीं है, तो 2050 मैच इसका आंसर होगा, क्योंकि टेस्ट मैच भी होता है, वनडे मैच भी होता है, 2020 मैच भी होता है, 2050 मैच कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी मनोरंजन गतिविधि है, पेंटिंग करना, म्यूजिक करना, रीडिंग बुक करना, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है, आपकी एक एंजॉयबल एक्टिविटी है, मनोरंजन एक्टिविटी है। अब यहाँ पर वर्क से रिलेटेड कुछ रूढ़िवादी बातों के बारे में हम जान लेते हैं, जो जेंडर वाइज पर बातें करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो अपने घर के एनवायरमेंट में देखते हैं कि उनकी जो मदर है वो क्या करती है, किचन में खाना पकाती है, उसके पापा जो काम पर जाते हैं। तो ये जेंडर वाइज हो जाता है। यहाँ पर अगर इसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, अगर उसकी मदर काम करने लगेगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन करने लगेगा। तो लेकिन अगर हम बच्चे को पहले ही सिखा दें, यहाँ पर उसको जेंडर वाइज ना बनाएं, रूढ़िवादी धाराएं जो होती है, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव होता है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो क्या हो सकता है, हम उसकी जो मतलब उसको अवेयर कर सकते एक तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है रूढ़िवादी धाराएं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा कैसे होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता से होनी चाहिए। हमें अगर उनके आंसर भी देने हैं तो बहुत अच्छे से देने चाहिए, ताकि बच्चे की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे और हम बच्चे को अच्छे से समझा भी सके। तो ये क्या है, यहाँ पर रूढ़िवादी धाराएं जो है उसके बारे में बच्चे को हमें अवेयर करना है। जैसे वर्क प्लेसेस पर देखा जाता है, तो ये क्या होता है, सारा का सारा हम छोटे बच्चे को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो जेंडर वाइज है उसके ऊपर उसे अच्छे से समझा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को एग्जाम्पल से समझाएंगे, जैसे केवल पुरुष काम पर नहीं जाते, महिलाएं भी जाती हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देकर हम उसे अच्छे से समझा सकते हैं, उसके सामने कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हैं। जेंडर वाइज पर बातचीत करवाएंगे, ताकि तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े। जैसे हम अगर मान लो जो व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर अगर हम चर्चा करते हैं, उनसे जेंडर वाइज पर चर्चा करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इसके जो भी वर्क वगैरह करते हैं, व्यवसाय से रिलेटेड जो काम है, जैसे वर्क प्लेस है, उनके बारे में बताकर उसे जो भेदभाव है उसके बारे में अवेयर किया जा सकता है कि वो आगे जाकर ऐसा नहीं करेगा, जेंडर वाइज के बारे में क्या होगा, वो अवेयर होगा। अब आगे थर्ड पॉइंट ये क्या है, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान कराएंगे और उसका उपयोग किस में करेंगे, उसके पारंपरिक ज्ञान की परख करने का उसे मौका देंगे। जैसे हम जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जैसे हम उसे जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे तुलसी इसके काम आती है, तुलसी से खांसी ठीक हो जाती है, गला ठीक हो जाता है, नीम अच्छी होती है हमारे लिए, लौंग अच्छे होते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशनल जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं जिससे हम जो हमारी जड़ी बूटियों का काम करते हैं, एक किस्म से बच्चों को क्या करेंगे, उन सब के बारे में अवेयर कराएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का हिस्सा है और ये हमारी क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है आपका वर्क एंड प्लेस से रिलेटेड था, जो आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है।
मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार मैं आपको ब्लड ग्रुप वाला जो है ना वो एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कईयों को उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो एक बार अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो ऐसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको ओ वाले का क्या होगा, ओ ही होगा, तो बाकी वाले क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ए और ए वाले का क्या होगा, यहां पर ए होगा और क्या होगा, ओ होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बी और बी वाला बताया था, तो इसमें बी वाले का बी होगा और ए ओ होगा। ठीक है, ये तीन आ गए समझ में आपको। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ए मल्टीप्लाई बी। मैंने आपको बताया था ए बी वाले के सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी वाले के क्या होंगे, सभी ब्लड ग्रुप बनेंगे, तो ये याद रख लेना। इसके बाद मैंने आपको बताया था, वन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे ए और मल्टीप्लाई ओ है, ए ओ और बी ओ, इनका भी क्या है, सेम है। जैसे ओ होगा और ए होगा, इसका भी ओ एंड बी होगा। ठीक है ना, और जो बाकी रह गए वो क्या होंगे, नहीं होंगे। तो सिर्फ जो होंगे वही आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको अपने आप याद रह जाएंगे। ए बी मल्टीप्लाई ए बी का मैंने आपको बताया था, ए बी मल्टीप्लाई ए बी का आपको याद रख, ए बी अभी मैंने आपको बताया ए बी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए बी वाले का होगा, ए हो सकता है इनका, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, और क्या नहीं होगा, इनका ओ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना था। जितने मैंने अभी आपको बताए हैं सारे आपको याद रख लेने हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे ए वाले का ए हो है, ए बी वाले का सारे हैं, बी वाले का बी ओ है, यहाँ पर ए इंटू ए बी इंटू ए बी, और ए बी इंटू ए बी वालों का तीनों का सेम है। तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक है ये भी आपको बच्चे से समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब हम मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर देना। ठीक है, और लास्ट तक चैनल के साथ बने रहना, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। इसके साथ साथ मान लो अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सीटेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। आगे मान लो किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब भी आपके लिए हमारा चैनल जो है वो यूजफुल रहने वाला है। तो आप इसके साथ लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।